नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुप्रिया बहुखंडी, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय आव्यूह पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा बिंदु हैं आव्यूह, मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्नावली भी करेंगे। आइए सबसे पहले जानें आव्यूह या मैट्रिसेस क्या होती है। रेखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधि प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। आव्यूह संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किया जाता है। इसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसा बजट, लागत आकलन, कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी प्रयोग में परिणाम का विश्लेषण आदि। इनका भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, मैग्निफिकेशन, घूर्णन, रोटेशन तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन को आव्यूहों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। आइए अब हम आव्यूह की परिभाषा समझें। वास्तविक अथवा मिश्रित संख्याओं या फलनों का आयताकार सारणी रेक्टेंगल एरी को आव्यूह तथा मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे ए, कैपिटल ए एक वास्तविक संख्याओं का आयताकार सारणी है। आप यहाँ देख सकते हैं ए बराबर आव्यूह √2, 6, 3, 1, -1, 1/7, ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक है। बी, मिश्र संख्याओं का आयताकार सारणी बी 2 + आयोटा 3, -1/2, 3.5, -1, 2 और √3, 5, 5/7, ये संख्या मिश्रित संख्याएं हैं और साथ में वास्तविक संख्याएं भी हैं। तीसरी हमने आव्यूह लिया सी, फलनों का आयताकार सारणी। यहाँ हमने फलन लिए हैं, तो सी बराबर 1 + cos x, x³, 3 cos x, sin x + 2, tan x। तो 3 उदाहरण हमने आव्यूह के लिए हैं, जिसमें संख्या या तो वास्तविक है या मिश्रित है या फलनों की हमने इसमें इस्तेमाल किया है। मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्षैतिज रेखाएं आव्यूह को पंक्तियां रो और ऊर्ध्वाधर रेखाएं को स्तंभ कॉलम कहते हैं। यहाँ पे हमने एक आव्यूह लिया है x, और x में आप देख सकते हैं इसके जितने भी संख्याएं हैं सबको हम अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इसके सदस्य हैं ये x के अवयव या एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरे में x में हम पंक्तियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखोगे जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं में 1, 2, 3 है, ये सारी की सारी हिंदी में पंक्तियां और अंग्रेजी में रो कहलाती हैं। इसी तरीके से जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये 1, 5 और 3, 1, 5 और 3, ये स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं। जो पहली पंक्ति हो गई इसको हम R1 से, जो दूसरी पंक्ति हो गई इसे हम R2 से, जो तीसरी पंक्ति हो गई इसे हम R3 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से जो पहला स्तंभ हो गया यह आपका C1, जो दूसरा स्तंभ हो गया यह आपका C2, और जो तीसरा स्तंभ हो गया वो C3 से व्यक्त करते हैं। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले किसी आव्यूह को m गुणा n कोटि या ऑर्डर का आव्यूह कहते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हमने पंक्तियां कितनी ली है, m पंक्तियां ली है। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, यहाँ m पंक्ति हो गई। और इसी तरीके से जो स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और इस तरीके से ये स्तंभ कौन सा हो गया आपका, n स्तंभ हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि m गुणा n, जहाँ पे गणित के नियम के हिसाब से पहले हम रो को बताएंगे और उसके बाद हम कॉलम बताएंगे। तो इसमें रो आपकी कितनी हो गई, m, और कॉलम आपके कितने हो गए, n। तो उस हिसाब से इसका जो ऑर्डर या कोटि m गुणा n हो गई। अब सामान्य तौर में एक आव्यूह को, सामान्य तौर में एक आव्यूह के अवयव को हम aij द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां पे j आपका स्तंभ हो गया और i आपकी पंक्तियां हो गई है। सामान्य aij में iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ में आने वाला अवयव होता है। अथवा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a बराबर कोष्ठ के अंदर हमने aij लिख लिया, m गुणा n। यहाँ पे हमने परिभाषा दे दी कि जो m होगा, जो a बराबर कोष्ठ के अंदर हमने लिख लिया aij m गुणा n। यहाँ हमने m बता दिया, वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा और m से छोटा या m के बराबर होगा। इसी तरीके से जो हमारे स्तंभ हैं वो j से व्यक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमने n आपको j वाला स्थिति बता रहा है, तो जो हमारा j है वो 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और n से कम होगा या उसके बराबर होगा, जहाँ i और j प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करते हैं, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। और यहाँ से हम बड़े आसानी से आव्यूह की संख्या भी बता सकते हैं। आव्यूह की संख्या जो आपका रो होता है और जितनी कॉलम होती है उनका गुणा कर दें, m गुणा n, तो mn आपका आव्यूह की संख्या व्यक्त करता है। अब हम आ जाए आव्यूह के प्रकार या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला आपका आ गया स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह में आप देखिए, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होती है। तो आप देख सकते हैं A हमारे पास एक आव्यूह है और इस पे आप केवल एक स्तंभ देख सकते हैं, जबकि रो इस पे R1, R2, R3 और R4 है। तो जो इसकी कोटि है वो 4 गुणा 1, जहां पे 4 आपके क्या है, रो है, और कॉलम आपका 1 है। तो ऐसी आव्यूह जिसपे केवल एक कॉलम होता है उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप से A बराबर aij m गुणा n, m गुणा m बता रहा है कि इसके पास m तो पंक्ति है और एक इसके पास कॉलम है। m गुणा 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। इसके बाद आते हैं पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। हमने एक बी आव्यूह लिया है -1/2, √5, 2, 3। इसमें हम देख सकते हैं केवल एक रो है और कॉलम अगर आप देखें C1, C2, C3 और C4, 4 इसमें कॉलम है। तो 4 कॉलम है लेकिन रो 1 है, इसलिए इसकी कोटि 1 गुणा 4। 1 गुणा 4 से पता चलता है कि रो इस पे 1 है और
कॉलम इस पे 4 हैं। व्यापक रूप से B बराबर, इसको व्यक्त करने के लिए व्यापक रूप से B बराबर Bij 1 गुणा n कोटि का पंक्ति आव्यूह है। अगले में आते हैं हम वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। अतः एक m गुणा n वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि m और n बराबर हों, m बराबर n, उसे कोटि n वर्ग का आव्यूह कहते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है, a बराबर एक आव्यूह लिया है जिसके अवयव 3, -1, 0, -3, 4, 1, 4, -1, 2 है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास रो R1, R2, R3 3 रो हैं और कॉलम C1, C2, C3। इसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए इसकी कोटि 3 गुणा 3 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं m बराबर 3 और n बराबर 3 है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि m और n बराबर हैं, अर्थात इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं। ऐसे केस में इसको हम वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह B बराबर Bij m गुणा n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक आव्यूह B बराबर Bij m गुणा n कोटि का विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि Bij बराबर 0 हो जहाँ I और J बराबर ना हो। तो सामान्य भाषा में या सामान्य उदाहरण में हमने एक उदाहरण लिया हुआ Z बराबर 0, Z बराबर हमने एक आव्यूह लिया है Z जिसके अवयव है 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। तो अगर आप देखेंगे जो इसके विकर्ण के सदस्य 1, 2, 3 है लेकिन बाकी सारे सदस्य इसके शून्य हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह B बराबर Bij n इंटू n अदिश्य आव्यूह कहलाता है यदि Bij बराबर 0 जब I और J बराबर ना हो, Bij बराबर K जब I और J बराबर K हो, जहाँ K कोई अचर है। उदाहरण के तौर पे Y हमने एक आव्यूह लिया है, आप देख सकते हो इसके विकर्ण के जो सदस्य हैं वो सबके सब अचर हैं, √3, √3, √3, और बाकी के सारे सदस्य शून्य हैं। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि A बराबर Aij m गुणा n गुणा n से ही पता चल रहा कि एक वर्ग आव्यूह है। और उदाहरण के तौर में हमने जैसा लिया है, वर्ग के जो विकर्ण के सदस्य हैं वो सारे 1, 1 हैं और अन्य सदस्य सारे शून्य हैं। इस किस्म के आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं।
अगली प्रकार का आव्यूह है शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है एक आव्यूह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। हम शून्य आव्यूह को जीरो से निरूपित करते हैं। O बराबर 0 0 0 0 0 0। तो ये दो कोटि, ये 2 गुणा 3 कोटि के आव्यूह है जिसके सारे सदस्य शून्य हैं। आव्यूह की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। दो आव्यूह हमने लिए हैं, A बराबर AIJ, B बराबर BIJ। समान आव्यूह कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हैं तथा A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान होता है, अर्थात I तथा J के सभी मानों के लिए AIJ और BIJ बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, B 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह है जिसके अवयव 2 3 0 1 है, और B आव्यूह जिसके सदस्य 2 3 0 1 है। ऐसी स्थिति में B के आव्यूह, ऐसी स्थिति में A के आव्यूह और B के आव्यूह दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं A बराबर B। इसको हम आव्यूह की समानता या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। अभ्यास प्रश्नावली देखें 3.1। प्रश्न पहला है, आव्यूह A दिया गया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो हम देख सकते हैं इस पे, और हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। इसकी कोटि कितनी है जो हमें आव्यूह दी गई है, और अवयवों की संख्या, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, आव्यूह के एलिमेंट्स या अवयव कितने हैं। इसके अलावा में अवयव A1 3 A2 1 A3 3 A2 4 A2 3 भी ज्ञात करने। आइए इस प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले हमने आव्यूह A लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसकी कोटि जाने, तो ये पहली रो है, इसके बाद ये दूसरी रो आई, इसके बाद ये तीसरी रो आई। तो 3 तो इस पे रो है, और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो 3 इस पे रो है और 4 इस पे कॉलम है। तो पंक्तियां, रो आपकी कितनी हो गई, m आपका हो गया 3 और स्तंभ या कॉलम आपके हो गए 4। तो आव्यूह की कोटि m गुणा n में व्यक्त करते हैं। पहले आपका रो आता है और फिर आपका कॉलम आता है। तो इसकी कोटि m गुणा 3 m गुणा n यानी 3 गुणा 4 हुई। अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या का जो सूत्र है उसमें रो और कॉलम को हम आपस में गुणा कर देते हैं। m की जगह हमने 3 रखा, n की जगह हमने 4 रखा, दोनों को गुणा कर दिया। 3 गुणा 4 12 होते हैं। तो अवयवों की संख्या 12 है। अब हम देखते हैं अवयव 1 3। 1 3 का क्या मतलब हुआ कि पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो आप देख रहे, ये हमारी पहली रो आ गई और ये तीसरा कॉलम आ गया। पहली रो और तीसरे कॉलम में A13 19 की संख्या है, तो A13 का मान 19 होगा। A21 का क्या मतलब हुआ कि रो दूसरी होगी और कॉलम पहला होगा। आइए यहाँ पे देखें, दूसरी रो में और पहले कॉलम में हम 35 की संख्या देखते हैं, तो A21 का मान 35 होगा। तो A33 का मतलब हुआ तीसरी रो
और तीसरा कॉलम। अब हम देखें तीसरी रो R3 और तीसरा कॉलम। यहाँ पर हम देखें R33 में तीसरी रो और तीसरे कॉलम में आपके पास -5 है, तो A33 का मान -5 आता है। A24 का क्या मतलब हुआ? अगला था A24 यानी दूसरी रो और चौथा कॉलम। तो दूसरी रो और चौथे कॉलम में हम क्या देखते हैं, 12 आ रहा है, वहां 12 है, तो A24 हमारा 12 होगा। इसी तरीके से A23 जहाँ दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यह आपका दूसरी रो तीसरे कॉलम में आप संख्या देखोगे 5/2 है। प्रश्न 2 में एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव Aij बराबर 1/2 मॉड I-3j द्वारा प्रदत्त है। तो हम एक अवयव 3x2 की कल्पना करते हैं जो A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32 है। तो यहाँ पर इसकी कोटि 3x2 है, जैसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके रो कितनी है, 3 रो है, तो I का मान 1, 2, 3 होगा, और 2 इसके कॉलम है, तो J का मान 1 और 2 होगा। आइए अब हम A11 का मान ज्ञात करें। तो A11 बराबर मॉड I-3j बराबर 1/2, I की जगह हम 1 रखते हैं और J की जगह भी हम 1 रखेंगे। तो इसको हल करके मॉड है, माइनस का साइन नहीं आएगा, 2/2 आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। A12 बराबर 1/2 मॉड 1-3j, I की जगह आपका 1 आ गया और J की जगह आपका 2 आ गया, तो इसका उत्तर 5/2 हो गया। इसी तरीके से A21 बराबर 1/2 मॉड 1-3j बराबर 1/2, I की जगह 2 आया और J की जगह कितना आया, 1 आया, तो बराबर 1/2। इसी तरीके से A22, यहीं से पता चल रहा है A22 I का मान 2 होगा और J का भी मान 2 होगा। इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो 1/2, 2 - 3 × 2, I की जगह 2, J की जगह 2, 6 में से 2 गया, -4, मॉड से जब बाहर आया तो 4 बन जाएगा, और 4 को आप 2 से भाग दोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से A31, इसका मतलब I की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और J की जगह कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे, तो 1/2, 3, I की जगह हमने 3 रखा, तो 3 - 3 × J की जगह 1 रखा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 1/2 × 0 बराबर 0 हमें प्राप्त होता है। A32, I का मान यहाँ से हमें क्या पता चला, 3 है, और J का मान यहाँ से 2 है, इसको हमने यहाँ पे रखा, तो 1/2, 3 - 3 × 2, I की जगह 3 और J की जगह 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3 -3, और जब मॉड के बाहर आया तो 3/2 हमारा उत्तर आया। अतः अभिष्ट अवयव, अब हमने A11, A12 ये सारे निकाले थे, इनमें हम इनका मान रख देंगे, तो हमारा A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32 है, इसकी जगह हम इनकी वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 5/2, 1/2, 2 0, 3/2, और यही हमारा उत्तर है। निम्नलिखित समीकरण में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। 2 हमें अवयव दे रखे हैं, बीच में आप देख रहे हैं कि बराबर का चिन्ह है, और हमें यहाँ पे
एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो पहली समीकरण से हम देखते हैं, क्योंकि ये बराबर दो अवयव बराबर हैं, जब हम इनकी तुलना करते हैं तो संगत अवयव एक्स वाई जेड 9 के बराबर आती है, जो कि समीकरण 1 है। एक्स प्लस जेड 5 के बराबर आती है, जो कि समीकरण 2 है। और y प्लस जेड 7 के बराबर आती है, जिसको हमने समीकरण 3 माना। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आया। राइट हैंड साइड में 9 में से हमने क्या करा, 5 घटाया, तो आप देखेंगे कि हमारा x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, और y बराबर हमारे पास 4 आता है। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाते हैं, तो समीकरण 1 है हमारा एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस समीकरण 1 है हमारा। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, उसमें से हमने घटाया y प्लस जेड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 9 में से 7 घटाया। तो आपको यहाँ पे हम देखते हैं y से y कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, z से z कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x बनता है, x का मान 9 में से 7 गया, 2 बचता है। अब समीकरण 1 में हम x और y का मान रखेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं। y का मान 4 है और x का मान 2 है। तो x y z में x की जगह हमने कितना रख दिया, 2, और y की जगह कितना रख दिया, 4। तो 2 प्लस 4 प्लस z बराबर 9। z यहाँ रहता है और 4 और 2 6, दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो आता है, तो 9 में से 6 गया, तो हमारे पास कितना आया, 3 बच गया। अतः x हमारा 2, y हमारा 4 और z हमारा 3, और यही हमारा उत्तर है। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। आइए अब हमारा मूल्यांकन का समय हुआ। पहली आव्यूह, इसमें हम आव्यूह के प्रकार के नाम बताएंगे। तो आव्यूह के प्रकार के नाम हैं a बराबर ए आई जे, m गुणा एक डैश आव्यूह है। तो इसमें आपने बताना है किस किस्म का आव्यूह है। इसी प्रकार b बराबर बी आई जे, 1 गुणा n, ये भी आपको बताना है किस प्रकार का आव्यूह है। एक m गुणा n वर्ग आव्यूह है, तो m और n में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। किसी रिक्त आव्यूह में सभी आव्यूह डैश होते हैं, किस किस्म के, इसकी संख्या क्या हो सकती है ताकि वो आव्यूह एक रिक्त आव्यूह बने। हमने चर्चा करी, तो आज हमने चर्चा करी आव्यूह के बारे में, आव्यूह की कोटि के बारे में जाना, हमने आव्यूह के प्रकार जाने, और हमने आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने चर्चा करी। कुछ हमने प्रैक्टिस प्रश्नावली करी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करे। अब हमारा गृह कार्य का समय है। गृह कार्य में आव्यूह हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, ये आपको ढूंढना है अपने गृह कार्य में। और विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों में आव्यूह के अनुप्रयोग का पता कीजिए। तो ये आपने पता करना है। धन्यवाद। इसी के साथ मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स लेकर।